यहाँ पे ध्यान दो, डाल्टन्स लॉ में तुम लोग को बताए होंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसमें ये बताए होंगे कि जो टोटल प्रेशर होता है ना, मान लो किसी कंटेनर में एक या एक से ज्यादा गैसेस अगर प्रेजेंट है, दो या दो से ज्यादा है सब, तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस अगर लेते हैं तो उसमें टोटल प्रेशर जो कंटेनर का आता है दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्ड इन इट। यही था, जैसे मान लो किसी कंटेनर में तीन गैसेस हैं, तो तीनों गैसेस मिला के टोटल प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहा होगा, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, है ना। तो ये इस टाइप का है। और यहाँ पे एक और सर आवाज अटक फॉर्म आया अटक था कर आ यहाँ पे रही कि है। पार्शियल प्रेशर अगर ए का निकालना है हमको, पार्शियल प्रेशर अगर ए का निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है। पार्शियल प्रेशर बी का निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का अगर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर। यही फॉर्मूला लिखाए थे लास्ट क्लास में। यस सर। तो चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन करो, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि ए मिक्सचर ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मिक्सचर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन एट 1 bar pressure contains 20% by weight of dihydrogen। ठीक है। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइहाइड्रोजन। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइहाइड्रोजन। ठीक है, करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? बोलो, स्क्रीन आ रहा है ना? यस सर। तो बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। सिंपल है क्वेश्चन, एक बार अच्छे से देखो, जो फॉर्मूला बताए हैं डाल्टन्स लॉ का उसमें अप्लाई करना है सिर्फ। तो दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाल लेना है यहाँ पे, डाई हाइड्रोजन का भी एंड डाई ऑक्सीजन का भी। बन गया क्या?
बना रहे हो, ट्राई कर रहे हो तुम लोग? हेलो हेलो, Yes, sir. बन रहा है या नहीं बन रहा है? बना रहे. नहीं बन रहा है सर। नहीं बन रहा है, किसी से भी नहीं बन रहा है या किसी से हुआ? चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद बाकी सॉल्व कर लेना तुम लोग। क्या बोला गया है कि एक कोई कंटेनर लिया गया है, उसमें दो गैसेस हैं, एक हाइड्रोजन गैस है और दूसरा ऑक्सीजन गैस है, और वो 1 बार प्रेशर पे है। टोटल प्रेशर मतलब उस कंटेनर का दिया गया है तुमको 1 बार। जैसे ये कंटेनर है तो उसमें दो गैसेस हैं, एक हाइड्रोजन गैस भी है और ऑक्सीजन गैस भी है, और इसका टोटल प्रेशर जो है ये 1 बार दिया हुआ है। तो हमको निकालना है यहाँ पे कि उसमें पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का कितना होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा, और उसके लिए उसका कंपोजिशन दिया हुआ है कि ये मिक्सचर जो है ना, उसमें 20% जो मिक्सचर का वेट है वो हाइड्रोजन गैस का है। मतलब अगर हम लोग लेट द टोटल वेट, अगर हम लोग मिक्सचर का टोटल वेट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस को अगर 100 मान ले, टोटल वेट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ये कितना मान ले, 100 ग्राम अगर एज्यूम कर लें, तो उसमें मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होगा, मास ऑफ H2 कितना हो जाएगा? या फिर वेट ही लिख लो, वेट के फॉर्म में दिया गया है, बताओ। 50. हेलो, Yes, अभी sir. आ रहा है? अरे Yes, यार, sir. दूसरा स्मार्ट प्रेप कहाँ से आ जा रहा है बार बार? आदित्य, होस्ट शिफ्ट करो, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलो ठीक है। हाँ, तो ये पूछ रहे थे कि अगर टोटल मास ऑफ द मिक्सचर अगर हम लोग 100 ग्राम एज्यूम कर लें, तो उसमें मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? उसका 20% दिया गया है ना, तो 20% ऑफ 100 ग्राम कितना होगा, बताओ जल्दी। तो लोग 20. रिप्लाई, हाँ, तो ये हो गया 20 ग्राम। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन अगर 20 ग्राम, तो हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास होता है। Yes. तो गिवन मास 20 ग्राम है, और हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना होगा, बताओ। 1. हाइड्रोजन गैस का मोलर मास 1 होगा। हाइड्रोजन में H2 होता है या H होता है सर? H2 sir. H2 sir. 2 होगा. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, बाई 2 ग्राम करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, 10 हो गया। ये हाइड्रोजन का मोल्स हो गया। इसी तरह मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को निकालना होगा,
तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमको पहले वेट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? अगर टोटल तुम्हारा 100 ग्राम है, उसमें 20 ग्राम हाइड्रोजन ही हो गया, तो ऑक्सीजन कितना बचा? 80 ग्राम। तो 80 ग्राम ऑक्सीजन बच गया, है ना। और तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? तो 80 ग्राम, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16 इंटू 2 करेंगे 32। 32। तो 16 इंटू 2 करोगे 32 ग्राम, तो ये कितना आ जाएगा? कितने टाइम्स में कटेगा 80/32? बताओ। 2.5। 2.5। तो ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया। अब तुम लोग को बताए थे, सबसे पहले तुमसे पूछा गया है कि पार्शियल प्रेशर पूछा गया हाइड्रोजन का कितना होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या बताए थे? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर तुमको पता है 1 बार दिया गया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू पीटी। यही होता है मोल फ्रैक्शन ना, कि जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा गया उसका मोल्स ऊपर रखो और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स रख देंगे। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? कितना कैलकुलेट किया हम लोग? 10 मोल। तो ऊपर 10 आ गया, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? 10 प्लस ऑक्सीजन का मोल्स कितना है? 2.5, और इनटू प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर 1 बार है। तो क्या हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 12.5, यही हो जाएगा, और इनटू 1 बार, मतलब 10/12.5। तो 10/12.5 कितना होगा? 0.8। तो 0.8, तो ये हो गया 0.8 बार। तो अगर हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन का कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि टोटल प्रेशर हमारा 1 बार है ना, और उसमें हाइड्रोजन की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो 0.8 बार है। तो मतलब बाकी जो बच गया वो किसकी वजह से लग रहा होगा? बाकी जो बच गया वो ऑक्सीजन की वजह से, तो ऑक्सीजन की वजह से 0.2 बार लग रहा होगा। ऐसे कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हो। ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ ऑक्सीजन लेना होगा और इनटू टोटल प्रेशर लेना होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 और इनटू टोटल प्रेशर। तो ऐसे ही करोगे। O2 का मोल्स है 2.5, तो 2.5 ऊपर चला गया और नीचे ये 12.5 टोटल आ गया, और इनटू 1 बार। ये कर लेना, ये 0.2 बार हो जाएगा, है ना। आ गया समझ में सबको? देख लो एक बार। हेलो, यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? देख लो एक बार। बस वही फॉर्मूला जो बताया, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का निकालना है तो डेट विल बी इक्वल टू उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है और इनटू टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे। बस वही एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें डाल्टन्स लॉ में। और सारे गैसेस का जब पार्शियल प्रेशर सम करोगे तो वो हमेशा टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, है ना। जैसे ये बताया था पीटी इज इक्वल टू PA प्लस पीवी प्लस पीसी। तो यहाँ पे 3 गैसेस थे, 4 गैस होंगे, 5 गैस होंगे, तो उन सबका सम करोगे तो वो टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो, यही है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। इसमें इसी टाइप के सिंपल से क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, कि जहाँ पे तुमको वेट दिया होगा, पहले मोल्स में बदल लेना, मोल्स को फिर हम लोग मोल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद फिर जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग पुट कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट इसमें आता है ना, नेक्स्ट है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें दो अलग अलग प्रोसेस है, एक डिफ्यूजन होता है और दूसरा इफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन हम लोग किसको बोलते हैं? यह है प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस। मतलब दो गैसेस को अगर छोड़ दोगे तो वो रैंडमली आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स कर जाते हैं। तो इंटरमिक्सिंग वाले प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस
बाय रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसको बोला जाता है डिफ्यूजन, है ना। दो गैसेस अगर छोड़ दो आपस में किसी कंटेनर में तो वो आसानी से इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो डिफ्यूजन होता है। इफ्यूजन का मतलब क्या हुआ? इफ्यूजन होता है कि जैसे मान लो किसी कंटेनर में हम लोग रखे हैं कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस या फिर सिंगल गैस भी है, इस कंटेनर में कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, ठीक है, और ये प्रेशर जो होना चाहिए बाहर के प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, हाई प्रेशर हो। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, अंदर जो प्रेशर लग रहा होगा गैस की वजह से, उसका प्रेशर जो होना चाहिए वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, तभी गैस फ्लो हो पाएगा बाहर। क्योंकि प्रेशर डिफरेंस जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक तो गैस फ्लो नहीं होगा ना। गैस हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो करता है, तो ये जो कंटेनर के अंदर गैसेस हैं वो हायर प्रेशर पे होने चाहिए। और यहाँ पे अगर छोटा सा एक होल कर दोगे, पिन होल टाइप का बना दोगे, छोटा सा होल कर दिए, पिन होल मतलब पिन टाइप का होल कर दिए, तो उससे गैसेस जो होंगे, एक ऑरिफिस बोलते हैं इसको, तो एक छोटे से ऑरिफिस से ये गैस जो होगा हायर प्रेशर से वो लोअर प्रेशर बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब तक निकलते रहेगा, कब तक लीक होते रहेगा गैस ऐसे, जब तक कि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों सेम नहीं हो जाए। मतलब अंदर जो गैस की वजह से प्रेशर है और बाहर एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर है, जब तक वो दोनों इक्वल नहीं हो जाते हैं तब तक वो गैस जो है लीक करते रहेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इफ्यूजन। एक छोटे से टाइनी होल से या टाइनी ऑरिफाइस बोलते हैं, उससे जो गैस का लीकेज होता है या गैस जो पास होता है, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है इफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, अपने आप ये इफ्यूज हो जाएगा। एक छोटा सा होल अगर कर दोगे तो अपने आप धीरे धीरे वो देखोगे गैस लीक होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो यही है इफ्यूजन और डिफ्यूजन में ये डिफरेंस है। बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि एस्केप ऑफ molecules of gas through a tiny orifice या फिर होल, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है इफ्यूजन। अब इसके लिए ना ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन के लिए ग्राहम जो साइंटिस्ट है वो एक अपना स्टेटमेंट दिया था, ये अलग अलग गैसेस का स्टडी किया था, ठीक है, गैसेस को चेंज करके देखा और वो कंपेयर किया सबका रेट कि कौन सा गैस कितना फास्ट निकल रहा है, कौन सा गैस कितना स्लो निकल रहा है, ठीक है, उसके रेट को वो कंपेयर किया। तो रेट को अलग अलग गैसेस के लिए वो स्टडी किया, उसके बाद वो एक लॉ बनाया, एक इक्वेशन दिया था जिसको ग्राहम्स लॉ बोलते हैं हम लोग। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ग्राहम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, अंडर द सेम कंडीशंस of temperature and pressure, the rates of diffusion of different gases are inversely proportional to the square roots of their molecular masses और their densities। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट था कि अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब दो गैसेस का मान लो अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो अलग अलग गैसेस का निकलने का रेट जो था वो उसके मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लो अगर लिखना चाहें हम लोग तो आर जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ द गैस। तो ये इक्वेशन आया, या फिर इसी को बोला गया
डेंसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास या फिर डेंसिटी ऑफ द गैस। डी हो गया डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है, और एम हो गया उस गैस का मोलर मास। तो यही रिलेशन आया था। और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा के इंटू 1/√m या फिर इक्वल टू के इंटू 1/√d, ठीक है। और दो अलग अलग गैसेस अगर हम लोग एज्यूम करें, एक R1 और एक R2, तो R1 के लिए अगर लिखोगे तो ये k इंटू 1/√m1 लेना होगा, और R2 के लिए अगर लिखे हम लोग तो k कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा दोनों गैसेस के लिए, और अंडर रूट यहाँ पे मोलर मास हमको सेकंड गैस का लेना होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग इन दोनों का रेशियो लेंगे ना, R1/R2, तो ये रेशियो लोगे तो ये क्या बच जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा m2/m1 हो जाएगा, या फिर डेंसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो डेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट d2/d1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका, जहाँ पे R1 और R2 क्या है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है, अलग अलग गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, गैस 1 और गैस 2 का, और M1 और M2 उसका मोलर मास है, और D1 और D2 उसका डेंसिटी है। ठीक है, यस सर। चलो, तो ये अगर हो गया यहाँ तक, ये फॉर्म समझ में आ गया। तो इसका बहुत सारा डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स होता है, जैसे वॉल्यूम के टर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन R, दैट इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन, कि कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है और उस वॉल्यूम को डिफ्यूज करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन। तो R इज इक्वल टू वॉल्यूम, अगर मान लो V वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है T टाइम में, तो V/T। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हम लोग पहला गैस की बात करें, फर्स्ट वाला गैस मान लो R1 अगर एज्यूम करें, तो इस गैस का V1 वॉल्यूम जो है ये T1 टाइम में डिफ्यूज हो रहा है, और दूसरा गैसेस R2 अगर एज्यूम करें, इस गैसेस का V2 वॉल्यूम जो है ये T2 टाइम में डिफ्यूज हो रहा है। तो जब हम लोग R1/R2 इन दोनों का रेशियो लोगे, R1/R2 का रेशियो क्या आ जाएगा, V1/T1 और V2/T2, तो V1 T2 ऊपर चला आएगा और V2 इंटू T1 ये हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग मोलर मास से रिलेट कर दें तो ये क्या हो गया, मोलर मास का तो ऑलरेडी पहले रिलेशन आया हुआ ही है, V1 इंटू T2 और V2 इंटू T1, और मोलर मास से तो रिलेशन ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके हैं, अंडर रूट m2/m1, है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मोलर मास से तो ऊपर देखे ही थे हम लोग, यस सर। या फिर डेंसिटी से रिलेट करना है तो ये डेंसिटी अंडर रूट d2/d1। अब इसमें अलग अलग केसेस बनते हैं, अलग अलग केसेस इसमें बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे पहला केस अगर बना ले हम लोग कि अगर मान लो वॉल्यूम ऑफ गैसेस सेम हो गया, तो हम लोग टाइम को कैसे कंपेयर करेंगे। पहला केस ये है, कंपैरिजन ऑफ टाइम्स टेकन फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस। अगर वॉल्यूम ऑफ गैसेस सेम कर दें, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2 कर दें, मतलब V1 इक्वल टू V2, और किसी वॉल्यूम V के बराबर कर दें, तो ऊपर नीचे V1 और V2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यस यहाँ पे क्या बच जाएगा, T2/T1 बच जाएगा, टाइम अलग अलग ले रहा है लेकिन वॉल्यूम सेम था, तो T2/T1 दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट वो m2/m1 रहेगा ही, और ये इक्वल टू अंडर रूट d2/d1। ठीक है, तो ये एक केस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। केस 2, इसी में हम लोग वो अलग अलग केसेस बना सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस टाइप का दिया हुआ है। नेक्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं कि टाइम को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टाइम कांस्टेंट है, तो कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस
that diffuse in same time। तो इसमें क्या करोगे, तो that will be equal to R1 by R2। अब देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टाइम सेम है, तो T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा इस केस में, तो TT कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया, वॉल्यूम वॉल्यूम V1 by V2 है ना। यही हो जाएगा, और that will be equal to अंडर रूट M2 M2 by by M1। और अंडर रूट D2 by D1। ठीक है, तीसरा केस हम लोग ले रहे हैं। अभी तक देखो ये जो ऊपर दो केसेस कंसिडर किए तो उसमें टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट था। तीसरे केस में क्या कर रहे हैं कि प्रेशर का इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं, प्रेशर भी वेरी कर रहे हैं, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो प्रेशर का इफेक्ट जो होता है ना रेट ऑफ डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो रेट जो है गैस के निकलने का रेट वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब हाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो रेट बढ़ेगा, प्रेशर घटाओगे तो रेट कम हो जाएगा। तो यही चीज है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। और दूसरा चीज हम लोग देख चुके हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। ये दो इक्वेशन है, अब इन दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे हम लोग, तो कंबाइन करने पे क्या मिलता है, यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाय अंडर रूट M मिल जाएगा, ये मिलेगा दोनों को कंबाइन करने पे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से दो गैसेस का अगर हम लोग कंपेयर करें R1 बाय R2 अगर लोगे तो क्या आ जाएगा, P1 बाय P2, उन दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, और अंडर रूट क्या आ जाएगा, M2 बाय M1, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन कब यूज करना है तुमको, जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो, प्रेशर अगर वैरी कर रहा है, अलग अलग प्रेशर दिया हुआ है दोनों गैसेस का, ठीक है, तब ये वाला तुमको यूज करना है। तो R1 बाय R2 क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू P1 बाय P2 और अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट M2 बाय M1। ये जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन यूज करोगे, और जब प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसके ऊपर वाले जितने भी इक्वेशंस बताए थे वो सारा यूज करना है। बात समझ में आया यस सर। या नहीं आया अभी तक? फॉर्मूला समझ आ गया ना, फॉर्मूला सारा, यस कब सर। कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो एक बार देख लो सारे फॉर्मूले, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं इससे। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटा सा पार्ट है बट इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है, सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। इन व्हाट मोलर रेशियो, दो क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन करना आराम से। इन व्हाट मोलर रेशियो, तीन क्वेश्चन इनफैक्ट कराएंगे। इन व्हाट मोलर रेशियो He एंड CH4 should be mixed so that when the mixture is allowed to effuse through a pinhole, initially both gases comes out at equal rate। ठीक है, तो पहला तो ये क्वेश्चन है, इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 2:1, ऑप्शन बी है 1:1,
ऑप्शन सी है 2:3 एंड ऑप्शन डी है 4:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हो गया क्या पहला? क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं, रेट ऑफ इफ्यूजन of ethane is 1.53 times faster than rate of a hydrocarbon containing 14.27% hydrogen by weight under identical conditions. Determine molecular formula of the hydrocarbon. दिख रहा है सबको स्क्रीन ना? Yes, sir. चलो दोनों क्वेश्चन ट्राई करो, आराम से, टाइम है तुम लोग के पास, 5 मिनट है, आराम से ट्राई करो दोनों। सर नहीं बना सर।
हेलो, अरे आए नहीं भैया। नहीं आया सर। बरेनी, हाँ 12 8। हाँ हाँ, वो तो नंदालपुर से अंदर घुस जाएगा। हाँ 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 हाँ, अकबरपुर। ठीक है ठीक है। हेलो, यस सर। क्या बना एक भी? नहीं सर। पहला वाला भी नहीं बना पा रहे हो? अरे थोड़ा दिमाग भी यूज करो, फॉर्मूला सारा चीज लिखा दिया, अब सारा चीज बना के देंगे तभी करोगे क्या? हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते जाएं। क्वेश्चन पढ़ो सर ए पहला वाला होगा तो। 2:1। फर्स्ट वाले का क्या आंसर आया? 2:1। हाँ 2:1। सब लोग बना लिए या किसी को डाउट है बताओ, तब बताएंगे। पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, दूसरे वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहला अगर बोल रहे हो नहीं बन रहा है तो फिर तो फॉर्मूला लिखा दिया, उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे करोगे? क्या पहले वाले में किसी को प्रॉब्लम है बताओ, तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे फिर। इसे बता कुछ दीजिए। उफ, हम लोग यार क्या दिया गया है इसमें? पहला वाला क्वेश्चन ढंग से पढ़े हो तुम लोग पहले? क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। क्या बोला गया? इन व्हाट मोलर रेशियो हाइड्रोजन He, helium and CH4 should be mixed when the mixture is allowed to diffuse? The both the gases initially should come out at equal rate. मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उनका क्या होना चाहिए? वो इक्वल होना चाहिए। तो उनका बोला गया है कि मिक्सचर का जो होना चाहिए वो किस रेशियो में, मोलर रेशियो क्या होना चाहिए उसके मिक्सचर का, है ना? तो मोलर रेशियो कैसे निकालोगे? रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका बराबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे बताओ तो? तो यहाँ पे देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर मान लो मोल्स अगर ऐसे दिए हुए हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर हमको लिखना है तो ये आर जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर अगर हम लोग मोल्स के टर्म में बात करें तो एन जो होता है ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन डिवाइडेड बाय मोलर मास, उसका मोलर मास का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है। मिक्सचर की अगर बात करें हम लोग, फॉर ए मिक्सचर या फ्रॉम ए मिक्सचर ऐसे कर सकते हो, क्योंकि मिक्सचर में एक से ज्यादा गैसेस होंगे। ठीक है। अलग अलग गैसेस का मोल्स अलग अलग होगा। तो किसी एक पर्टिकुलर गैस का अगर हम लोग बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन उस मिक्सचर में कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू उस गैस का नंबर ऑफ मोल्स कितना है उस मिक्सचर में डिवाइडेड बाय अंडर रूट एम कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो दो गैसेस हैं, एक हीलियम है और दूसरा कौन सा गैस है? CH4 गैस है, मिथेन। यही है ना? ये दो गैसेस दिए गए हैं। यस सर। तो डेट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब यहाँ पे इन दोनों का रेशियो लोगे, आर हीलियम बाय आर CH4, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा यहाँ पे हीलियम का, बाय नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा CH4 का, और मोलर मास का तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब मोलर मास तुम्हारा ऊपर किसका चला जाएगा? मोलर मास चला गया CH4 का, और नीचे मोलर मास आ गया हीलियम का। यही है। अब बोला गया कि इन दोनों का रेट क्या होना चाहिए? रेट सेम होना चाहिए, मतलब रेट ऑफ हीलियम और रेट ऑफ CH4 ये दोनों सेम होना चाहिए। तो मतलब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम है तो 1 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम
बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। तो इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है, और इनटू ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट मोलर मास। तो हमको पता ही है CH4 का मोलर मास कितना होता है। CH4 का मोलर मास बताओ जल्दी। 16। 16। और हीलियम का मोलर मास कितना हो जाएगा, 4। 4। तो क्या हो गया, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा ना, ये इधर अंडर रूट करोगे तो 4 बचेगा, और 4 का रूट लोगे तो 2 हो गया। तो 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। तो ये क्या आ गया, इंटू 2। तो हमको इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, हीलियम और CH4 का रेशियो चाहिए हमको। तो हीलियम और CH4 का रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1। 1:2 आ रहा है। तो 1:2 ऑप्शन में नहीं है ना, तो मतलब तुमको जो आंसर दिया गया है ये किसका दिया गया है, NCH4 बाय N हीलियम, बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। तो ये 2:1 हो जाएगा। समझ में आ गया, आया। यस सर। चलो, तो पहला अगर हो गया तो दूसरा ट्राई करो। दूसरे वाले में एक हिंट हम दे दे रहे हैं, ठीक है, बन जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि देखो, एक गैस इथेन है और दूसरा गैस हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन है तो ऑब्वियसली वो कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बना होगा। तो उसका कुछ नहीं, मोलर मास नहीं पता है हमको, तो M मान लेंगे। और उन दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन का दिया हुआ रेशियो कि इथेन गैस जो है वो उससे 1.53 टाइम्स फास्टर रिफ्यूज हो रहा है। तो R1/R2 हम लोग जो करते थे इज इक्वल टू अंडर रूट M2/M1। तो वहां से पुट करके तुम इस गैस हाइड्रोकार्बन का मोलर मास निकाल लोगे, वहां से मोलर मास आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, उस हाइड्रोकार्बन में दिया गया है तुमको कि हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज अगर इतना दिया हुआ है तो दूसरा कंपाउंड तो कार्बन ही होगा। 100 में अगर माइनस कर दोगे इतना तो कार्बन का भी परसेंटेज निकल गया। तो हाइड्रोजन और कार्बन का परसेंटेज अगर हमको पता चल गया, तो उसके बाद हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका वो मोल कॉन्सेप्ट में सीखे ही हो ना। परसेंटेज अगर दिया रहता है तो कैसे इंपेरिकल फार्मूला निकालते हैं हम लोग। तो वहां से पहले इंपेरिकल फार्मूला निकालोगे, और इंपेरिकल फार्मूला निकालने के बाद फिर उसका मोलर मास दिया हुआ है तो एन का वैल्यू निकाल लोगे। फिर एन का वैल्यू निकल जाएगा तो उसको इंपेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करो एक बार। समझ में आया क्या बताए, हेलो। देखते हैं सर, बनाते हैं। हाँ करो, बनाओ। स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना, नो सर। नहीं यार, पूरा रुको ब्लर हो यार, गया है। बार बार पता नहीं क्या डिस्टरबेंस होता है। आदित्य होस्ट शिफ्ट करो।
देखो यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है। यस सर। तो बोला गया है कि रेट ऑफ इफ्यूजन जो है इथेन का वो 1.53 टाइम्स फास्टर है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि रेट ऑफ, ऐसे लोगे ना, R1/R2 जो लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ देखो ये सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का, तो R ऑफ इथेन और दूसरा जो है दिया हुआ ये हाइड्रोकार्बन है, कोई हाइड्रोकार्बन है तो R ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ये क्या लो लोगे, इज दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास हाइड्रोकार्बन का हम m एज्यूम कर लेते हैं, और इथेन का मोलर मास कितना हो जाएगा बताओ तो। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, तो मोलर मास इसका 30। कितना हो जाएगा, 30 हो गया, तो मोलर मास 30 हो गया। अब ये इथेन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, कितना टाइम्स फास्टर है, 1.53 टाइम्स फास्टर है नीचे वाले से, हाइड्रोकार्बन से। तो R इथेन बाय R हाइड्रोकार्बन ये कितना आ जाएगा, 1.53 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट m/30। तो अब दोनों का अगर स्क्वायर कर दो तो 1.53 का स्क्वायर और ये m इंटू 30, तो यहाँ से m क्या हो गया, 30 इंटू 1.53 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा m का वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट करो तो जल्दी से, ये आएगा अराउंड 1.5, ये 70 पॉइंट, सर वहाँ 1/1.53 नहीं होगा, 1/1.53 1/1.53 क्यों होगा, यहाँ 1। इथेन का है ना, इथेन का रेट जो है फास्ट है 1.3 टाइम्स। अगर मान लो हाइड्रोकार्बन का रेट R है तो इथेन का क्या बोला जा रहा है, ये 1.53 टाइम्स ऑफ R है, तो ऊपर इथेन का लिखा है ना, हाँ सर, हाँ 1.30 और R30। R तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मोलर मास हमारा आ जाएगा 70.23 आ जाएगा, समझ में आया। कैलकुलेट करोगे तो मोलर मास जो उस कंपाउंड का, पूरे हाइड्रोकार्बन का मोलर मास कितना आ गया, 70.23 आ गया। तो ये अगर आ गया तो फिर तो आराम से कर सकते हो। अब देखो उस कंपाउंड में कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो पहले हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है बताओ तो, कितना दिया हुआ हाइड्रोजन का परसेंटेज, 14.27%. हाँ 14.27%। तो अगर 100 ग्राम एज्यूम करोगे तो उसमें 14.27 ग्राम हो जाएगा, और दूसरा कार्बन होगा, तो कार्बन कितना बचा होगा, तो 100 माइनस 14.27 करोगे तो कितना बच जाएगा, तो ये हो गया 85.73, ये हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, तो अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का प्रोसेस पता है ना तुम लोगों को, 14.27 डिवाइडेड बाय इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ये, और यहाँ पे 85.73 और बाय इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे बाय 12 ग्राम, ये याद है ना प्रोसेस। तो ऊपर तो 14.27 ही हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा देखो तो, 85.73 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो कितना आएगा, ये 7.14 के आसपास आ रहा है, Yes, sir. आ रहा है। अब इसके Yes, sir. बाद क्या करते थे, इन दोनों में से जो छोटा वैल्यू है उससे सबको डिवाइड करते थे हम लोग, ऊपर नीचे करते थे ना, तो ये नियरली कितने टाइम्स चला जाएगा, ऊपर 2 टाइम्स चला गया और ये तो 1 ही टाइम्स हो गया होगा। याद है या भूल गए ये मूल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। तब यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया बताओ तो, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया इसका, क्या लिखोगे इंपेरिकल फॉर्मूला,
हेलो, H2C. हाँ CH2 कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन 2 है, तो CH2 हो गया। ये Yes. इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। उसके बाद N निकालते थे ना हम लोग, याद है? मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, वो हम लोग कैलकुलेट किए हैं ऊपर से बाय इंपेरिकल वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 70.23 और इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कितना आ जाएगा CH2 का? 12 + 2, ये तो 14 हो गया, होगा? Yes, sir. तो अब ये नियरली डिवाइड करोगे तो ये नियरली 5 टाइम्स आएगा n का वैल्यू। तो Yes, sir. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू n इंटू क्या करते थे हम लोग? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो n इंटू n का वैल्यू है 5 और इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है? CH2 है, तो क्या हो जाएगा? C5H10 हो गया ये। तो यही हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आया बात? क्लियर है ना क्वेश्चन? हेलो, Yes, sir. कोई डाउट किसी को इसमें? देख लो, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तुमको मिक्स करके दे देगा, जैसे यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट के साथ क्लब करके इसको दे दिया, ठीक है? तो जरूरी नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है तो ये किसी भी दूसरे टॉपिक के साथ इसको मर्ज करके पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना कैसे अप्लाई करना है इसको, ठीक है? अब रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये आर जो होता है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको अलग अलग और भी डिफरेंट फॉर्म्स में आर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है? हम लोग कुछ कुछ तो ऑलरेडी देखे ही। पहला ये वॉल्यूम डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन, ये तो देखे ही हम लोग। दूसरा हम लोग मोल्स के टर्म में भी बात कर सकते हैं कि मोल्स डिफ्यूज्ड मतलब कितना मोल्स डिफ्यूज हो रहा है, n डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग रहा है। या फिर हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड के टर्म में भी बात कर सकते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे लिख दे रहा है, R इज इक्वल टू, एक नैरो ट्यूब लोगे तो उसमें कितना गैस जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए नैरो ट्यूब। एक नैरो ट्यूब ले रहा है तो उसमें d डिस्टेंस मान लो अगर वो ट्रेवल कर रहा है, तो डिवाइडेड बाय उतने डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, तो उससे उसका रेट पता चल जाएगा हमको, ठीक है? कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है और कितना टाइम ले रहा है, उससे रेट आ जाएगा। तो ये अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा जा सकता है हमको, ठीक है? तो जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिस जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है? इसके और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, ठीक है? कुछ कुछ 2 क्वेश्चंस कराए हैं, अब इन्हीं सारे फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? तो जितना प्रैक्टिस करोगे और जितने वेराइटीज के क्वेश्चन करोगे उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन तुमको क्रिएट करके पूछा जा सकता है, तो इसलिए सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बुकलेट में देखना, बुकलेट में आराम से अब मिलेगा क्वेश्चन, तो ग्राहम्स लॉ तक तुम लोग क्वेश्चन करो आराम से। Okay, sir. जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Okay, sir. तो यहाँ तक तुम लोग एटलीस्ट बुकलेट मिला है ना सबको? Yes, sir. हाँ, तो क्वेश्चंस बनाए हो गैसेस स्टेट के उससे पहले? Yes, sir. कुछ बनाया। Yes, sir. हाँ, तो डाल्टन्स लॉ प्लस ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ तक आराम से कर लोगे आप क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है? तो यहाँ तक की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है? क्लास शुरू होने से पहले शुरुआत में ही पूछ लेना जो भी डाउट होगा। Yes, sir. आज जितना बताया उसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. आज No, का sir. देख लो, अगर कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
पूछना है? हेलो। No, sir. चलो फिर तो यहाँ तक क्वेश्चंस करो तुम लोग, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। चलो, थैंक यू।